चलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है आक्सीकरण तथा अपचयन के अंतर्गत आक्सीकरण संख्या परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। ये परिकल्पना जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इससे आपकी बोर्ड परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा या आपके एनुअल एग्जाम में जरूर सवाल पूछे जाते हैं कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए। तो ध्यान देना है कि आक्सीकरण और अपचयन को पढ़ने के लिए इससे पहले जो है वो 2 वीडियो ये पब्लिक हो चुके हैं, जिसको आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से देख सकते हैं। और अभी जो है आज की कक्षा में हम लोग आक्सीकरण अपचयन को समझने के लिए आक्सीकरण संख्या परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो इस परिकल्पना को जानने के लिए आक्सीकरण संख्या निकालना आवश्यक है। तो किसी भी यौगिक की आक्सीकरण संख्या को आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। आइए देखा जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आक्सीकरण संख्या परिकल्पना। आक्सीकरण संख्या परिकल्पना। आक्सीकरण संख्या परिकल्पना या अंग्रेजी में इसे ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ये ध्यान रखिएगा कि आक्सीकरण संख्या परिकल्पना के अंतर्गत सबसे पहले किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या को कैसे निकाला जाता है, इसको हमारे लिए जो है जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आक्सीकरण संख्या को निकालने के लिए कुछ नियम हैं, जिनमें सबसे पहला नियम ये बनता है कि किसी मुक्त परमाणु या अणु की आक्सीकरण संख्या 0 होती है। यहाँ आपके दिमाग में आएगा कि मुक्त परमाणु किसे कहते हैं। तो मुक्त परमाणु के बारे में आपको बता दें कि वह परमाणु जो स्वतंत्र अवस्था में हो। स्वतंत्र अवस्था का मतलब हो गया बिल्कुल अकेला, जैसे Zn, इसकी आक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। कॉपर, अगर Cu लिखा है तो इसकी आक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। या Hg है तो 0 हो जाएगा। ये Ag है तो 0 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि कोई भी परमाणु अगर बिल्कुल अकेले है, सिंगल, देखो अकेले Zn भी है, अकेले Cu भी है, अकेले Hg भी है, अकेले Ag भी है, तो इनकी आक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी तत्व, आपको पता है आवर्त सारणी में लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं, तो उनमें से कोई भी तत्व अगर बिल्कुल अकेला है, सल्फर अगर मान लो इसको केवल अकेले लिख दिए तो इसकी आक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 हो जाएगी। दूसरी बात को ध्यान से सुने कि किसी मुक्त परमाणु या अणु की आक्सीकरण संख्या 0 होती है। अणु का मतलब क्या हो गया बेटा? ये H2 का 0 हो जाएगा, N2 का 0 हो जाएगा, O3 0 हो जाएगा, P4 0 हो जाएगा, S8 ये 0 हो जाएगा। तो किसी मुक्त परमाणु या अणु की आक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0। ये मुक्त परमाणु हो गए, ये आपके अणु। तो ये हमारा पहला नियम बनता है। एक बार फिर से सुन लो कि आक्सीकरण संख्या को निकालने के लिए किसी भी मुक्त परमाणु या अणु की आक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ध्यान रहेगा? अच्छी बात। दूसरा नियम जो हमारा बनता है वो ये कहता है कि किसी भी आयन की आक्सीकरण संख्या आयन पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होती है। मतलब अगर ये धनायन है, ए के ऊपर अगर प्लस है, तो जितना प्लस होगा इसकी आक्सीकरण संख्या उतनी हो जाएगी। ये 1 प्लस है तो इसके ऊपर दिख रहा है, तो इसकी आक्सीकरण संख्या +1 हो। ठीक है। अगर मान लो इसके ऊपर 2 प्लस आ जाए, ए के पास अगर 2 प्लस आ गया तो इसकी आक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी। ये +2
अगर मान लो 3 प्लस है तो 3 प्लस, 4 प्लस है तो 4 प्लस। मतलब जिस परमाणु पर जितना धनावेश होगा उस परमाणु की उस आयन की आक्सीकरण संख्या। तो हम लोग बात कर रहे थे आक्सीकरण और अपचयन के बारे में। तो आज हम लोग जो है आक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आक्सीकरण तथा अपचयन को समझने के लिए आक्सीकरण संख्या की विधि की बात जो है हम लोग आज इस कक्षा में करेंगे। तो आक्सीकरण तथा अपचयन को जानने के लिए आपको बता दें कि आक्सीकरण संख्या के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो किसी भी तत्व की आक्सीकरण संख्या का निर्धारण कुछ नियमों की सहायता से होता है, और ये कुछ नियम जो है वो निम्नलिखित हैं, जिनको एक क्रम से हम बताएं। तो आक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला नियम जो हमारा बनता है वो ये कहता है कि किसी मुक्त परमाणु या अणु की आक्सीकरण संख्या शून्य होती है। मुक्त परमाणु का मतलब वो परमाणु जो बिल्कुल अकेला रहता, ठीक है। तो जैसे ये जिंक हो गया, अकेले है तो इसकी आक्सीकरण संख्या शून्य हो जाएगी। कॉपर है तो इसकी आक्सीकरण संख्या शून्य हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ये अकेले लिखा हुआ है। मरकरी है, सिल्वर है, अगर अकेले लिखा हुआ है तो 0 हो जाएगा। सल्फर है, अकेले लिखा हुआ है तो 0 हो जाएगा। या अणु की आक्सीकरण संख्या शून्य होती है, मतलब H2, N2, O3, P4, S8, ETC जितने भी अणु होंगे उनकी आक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा बेटा दूसरा नियम होता है कि किसी आयन की आक्सीकरण संख्या आयन पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होती है। अर्थात जिस परमाणु पर जितना प्लस होगा उसकी आक्सीकरण संख्या उतनी प्लस हो जाएगी। इसके विपरीत यदि किसी परमाणु पे माइनस है तो जिस परमाणु पे जितना माइनस होगा उसकी आक्सीकरण संख्या उतनी माइनस हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बता दें कि अगर मान लो ए के ऊपर 1 प्लस है तो इसकी आक्सीकरण संख्या +1 हो गई। ए के ऊपर 2 प्लस है तो आक्सीकरण संख्या +2 हो गई। ए के ऊपर अगर 1 माइनस है तो बाबू इसकी आक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मान लो Zn पे 2 प्लस है तो इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2। अगर मान लो Al पे +3 है तो इसकी आक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। अगर मान लो Sn पे 4 प्लस है तो इसकी आक्सीकरण संख्या +4 हो जाएगी। अगर मान लो लैड है, लैड पे +2 है तो इसकी आक्सीकरण संख्या +2 हो गई। Fe है, अगर मान लो +2 है तो Fe की आक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी आयन की आक्सीकरण संख्या आयन पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होती है। अर्थात जिस परमाणु पर जितना धनायन होगा उसकी आक्सीकरण संख्या उतना प्लस हो जाएगी, जिसके ऊपर जितना माइनस लगा होगा उसकी आक्सीकरण संख्या उतनी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ हमने कुछ धनायनों को देखा। और कुछ ऋणायनों की बात करें, अगर Cl है 1 माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -1। ऑक्सीजन पे अगर 2 माइनस लगा है तो इसकी आक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? -2। अगर मान लो सल्फर से 2 माइनस लगा है तो इसकी आक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? -2। ETC कर दें। तो उम्मीद है आप समझ भी रहे होंगे कि किसी मुक्त परमाणु या अणु की आक्सीकरण संख्या शून्य होती है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है किसी आयन की आक्सीकरण संख्या आयन पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होती है। और तीसरे नियम की बात करें तो ये तीसरा नियम हो जाएगा हमारा कि किसी बहुपरमाणुक आयन की, शब्द को ध्यान से सुनना, बहुपरमाणुक आयन, किसी बहुपरमाणुक आयन की आक्सीकरण संख्या बहुपरमाणुक आयन पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुपरमाणुक आयन के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि बहुपरमाणुक आयन क्या है। तो अगर शब्दों पे गौर करो तो बहुपरमाणुक जो शब्द है वो बहु का मतलब बहुत सारे और परमाणु का मतलब परमाणुओं से मिलकर बना हुआ। तो वो आयन जो एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है उसको बोलते हैं बहुपरमाणुक आयन। जैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा Cr2O7, ये क्रोमेट आयन है, 2 माइनस है इसके ऊपर, तो इसकी आक्सीकरण संख्या क्या होगी? -2 हो जाएगी। NH4 है, अगर ये बहुपरमाणुक आयन है, 1+ लिखा हुआ है, इसमें देखो 1 नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, तो ये बहुपरमाणुक आयन हो गया।
तो बहुपरमाणु कायन की ऑक्सीकरण संख्या बहुपरमाणु कायन पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होती है। मतलब जितना प्लस लगा होगा उतना प्लस हो जाएगा, जितना माइनस लगा होगा, जैसे SO4 है 2 माइनस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 हो गई। ओवरऑल PO4 पे बेटा 3 माइनस है, 3 माइनस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 हो जाएगी। ठीक है, C2O4 है अगर 2 माइनस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी, -2। इसके अलावा ये परमैग्नेट है MnO4, 1 माइनस अगर आ रहा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वह आयन जिसकी रचना एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, या वो आयन जो एक से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इससे बेटा बहुपरमाणु कायन कहा जाता है। और बहुपरमाणु कायन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा उस पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होती है। मतलब जितना प्लस होगा उतना प्लस हो जाएगा, जितना माइनस होगा उतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो है चौथा नियम हमारा बनता है कि हाइड्रोजन की बात करें, ये हाइड्रोजन, इसके बारे में बता दें कि ये सबसे हल्का तत्व होता है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः का मतलब होता है कि अधिकांश लगभग सभी जगहों पे तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः +1 होती है, +1 होती है। कहीं भी अगर हाइड्रोजन आपको दिखे, आप बेधड़क बोल सकते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ठीक है, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन किसी धातु से जुड़ा हुआ है, मतलब ये हाइड्राइड है। हाइड्राइड कब होगा? जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा हो, M के साथ H लगा हो, तो यहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। तो ये नियम आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः +1 होती है, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन किसी धातु के साथ जुड़ा है तो वहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -1 होती है। तो हाइड्रोजन का मामला सेट हो गया कि हाइड्रोजन हर जगह +1 है, लेकिन हाइड्राइडों में क्या होगा? -1। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें पांचवा रूल और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऑक्सीजन के बारे में बताता है। तो ऑक्सीजन के बारे में बता दें कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने के लिए 4 छोटी बातें ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन सामान्यतः हर जगह जो है ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ये सामान्यतः ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन परऑक्साइडों में परऑक्साइड तो यहाँ एक शब्द आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये परऑक्साइड क्या होता है? तो आपको बता दें, बहुत ध्यान से सुनना, कि जब 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध के द्वारा जुड़े हैं और दोनों ऑक्सीजन की एक संयोजकता खाली है, तो ये संरचना बेटा परऑक्साइड कहलाती है। ठीक है, तो परऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ये -1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान से सुनो कि एक यौगिक है OF2, ये OF2, तो ये फ्लोरीन के अपसामान्य गुणों की वजह से यहाँ पे फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ये +2 हो जाता है। और ये आपसे बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ शर्त है कि सामान्यतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन परऑक्साइड में क्या होगा? -1 होगा। परऑक्साइड कब होगा बाबू? तो जब 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों और दोनों ही ऑक्सीजन की एक वैलेंसी, देखो इस ऑक्सीजन की भी खाली है और इस ऑक्सीजन की भी खाली है, तो जब दोनों ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली होगी और ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे तो ये संरचना परऑक्साइड कहलाती है। अब इसमें जो इधर खाली संयोजकता से जुड़ेगा नाम भी उसका वही हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाए HOOH, तो इसका नाम जो जोड़ने वाला है इसका नाम लिखने के बाद परऑक्साइड शब्द जोड़ देना, इसका नाम आ जाएगा।
मतलब H जुड़ा है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा, Li जुड़ा है लिथियम पर ऑक्साइड हो जाएगा, दोनों तरफ Li लग जाए। अगर मान लो कि सोडियम जुड़ा है, सोडियम पर ऑक्साइड हो जाएगा। अगर बेरियम जुड़ा है, बेरियम पर ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये पर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड में -1। और OF2 ये महत्वपूर्ण यौगिक है, इसको ध्यान से देखना। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इसका नाम होगा, OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, लगभग मैक्सिमम एग्जाम में। देखो पूछा क्या जाता है, सामान्यतः वही चीज पूछी जाती है जो लीक से कुछ हटके, मतलब जहां नियम आपके क्लोज होते हैं या जहां कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, वो चीज़ें आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ये संभावना है कि ये पूछा जाएगा आपसे, कहीं ना कहीं तो जरूर पूछ लिया जाएगा। इसके बाद जो है चौथा जो ऑक्सीजन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु बनता है वो KO2। ये सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इसका नाम होता है। और चूंकि क्षार धातु है तो इस वजह से यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होती है। तो ये ऑक्सीजन का नियम है, छोटे छोटे 4 भागों में बटा हुआ। आपको समझने के लिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है, पर ऑक्साइडों में -1 होती है, OF2 में +2 होती है और सुपर ऑक्साइडों में -1/2। क्लियर है? पांचवी बात करें हम, पांचवा तो हो गया, छठी बात करें। ये छठा पॉइंट ये कहता है कि क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होती है। कहीं भी क्षार धातु लगा है, आप सीधा सीधा जान लीजिए कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। और आप याद भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये इसमें होता ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। देखो होता तो फ्रांसियम भी है, Fr भी इसके आगे होता है, लेकिन फ्रांसियम जो होगा वो रेडियो एक्टिव होगा। Fr भी लिख ही दे रहे हैं, Fr ये क्षार धातु है, फ्रांसियम इसका नाम है, लेकिन फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है। इस वजह से इसका अध्ययन क्षार धातुओं के साथ नहीं करते। तो जब भी क्षार धातुओं की बात आएगी तो इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये धातुएं इन्वॉल्व होंगी। और कहीं भी अगर ये धातु है तो ये मान के चलो कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या बिना किसी से पूछे आप सीधा सीधा इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 लिख सकते हैं। और ये +1 होती ही है, +1 ये +1। तो क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी? +1। इसी प्रकार क्षारीय मृदा धातुएं अगर आप ले रहे हैं, जो 7वां नियम करके आता है कि क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव +2 होती है, हमेशा +2 होती है। अगर क्षारीय मृदा धातु है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी बनेगी? +2। तो क्षार धातु का +1 और क्षारीय मृदा धातु का +2। क्षार धातु इसको क्यों बोलते हैं इन धातुओं को? इसके पीछे भी रीजन, क्योंकि इन धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं, इसलिए इनको क्षार धातु कहा जाता है। तो बेसिक ऑक्साइड होने की वजह से ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्लियर है? इसके बाद आपको बताते हैं कि क्षारीय मृदा धातु की बात करें तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम ये 5 धातुएं हैं, इनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। और क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या जो है हमेशा +2 होती है। ये याद कर लो अगर तो बहुत अच्छा है, आपके बहुत काम भी आएगा। और देखो यहीं से एक नियम हम जो है इधर यूज कर रहे हैं कि जब आप OF2 में आए, यहाँ ये KO2 जो सुपर ऑक्साइड है, तो सुपर ऑक्साइड के साथ आपने क्या किया था? ऑक्सीजन को हाफ कर दिया था। क्यों? क्योंकि पोटेशियम क्षार धातु है और क्षार धातु कभी भी सदैव +1 ही होगा। तो अगर ये +1 है तो ये 2 ऑक्सीजन है, तो अगर -1/2 गुणे 2 करेंगे तो 1 होगा, और 1 - 1 होगा तो बीजी योग 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। इसके बाद 8वें की बात करें, 8वां होता है बेटा हैलोजन। X को बोलते हैं हैलोजन।
हैलोजन शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के हेलस शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है सी वाटर। सी वाटर का मतलब समुद्री जल। तो समुद्री जल के अंदर उपस्थित होने के कारण जो है आवर्तसारणी के 7वें वर्ग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा गया है, और इनकी उपस्थिति समुद्री जल में होने के कारण, हेलस में होने के कारण इन्हें हैलोजन कहा जाता है। और इनकी ऑक्सीकरण संख्या एक्स का मतलब हो गया FCl Br हाई है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन। इसमें एक और आता है एस्टेटीन, आप बोल सकते हैं इसको एस्टेटीन, लेकिन एस्टेटीन भी रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसका अध्ययन जो है हैलोजनों के साथ नहीं करते हैं। हैलोजनों की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या छोटी और इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो परमाणु त्रिज्या के छोटा होने और इलेक्ट्रॉन घनत्व के सबसे अधिक होने के कारण फ्लोरीन को भी हैलोजन के साथ आप पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालते हैं तो आपको बता दें हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः ये -1 होती है। मतलब क्लोरीन कहीं भी दिखेगा -1, क्लोरीन कहीं भी दिखेगा -1, ब्रोमीन कहीं भी दिखेगा -1, आयोडीन कहीं भी दिखेगा -1। तो ये ऑक्सीकरण संख्या इसकी -1 होती है सामान्यतः। लेकिन जब ये हैलोजन किसी ऑक्सीजन से जुड़ जाए, जब ये हैलोजन किसी O से डायरेक्ट अगर जुड़ा है, तो वहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 से लेके +7 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, -1 से लेके +7 तक के बीच में। तो ये हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या हो गई कि सामान्यतः -1 होगा, लेकिन अगर आप जो है ये हैलोजन आपके ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो वहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 से +7 के बीच में कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है। इसको थोड़ा सा यहाँ देखें, एक एग्जांपल के अंदर मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। सपोज करो KClO3 है, बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, इसमें Cl की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो पोटेशियम तो क्षार धातु हो गया, ये तो +1 हो जाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2, तो -2 गुणे 3 ये, और इसके बाद इसका निकालना है। तो एक बात और बता दें, ऑक्सीकरण संख्या का जो 9वां नियम होता है कि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग हमेशा 0 होता है। अगर कोई यौगिक है, किसी कंपाउंड की, यौगिक समझ जाइएगा इसको, कि ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग ये सदैव 0 होता है। तो इस नियम का उपयोग करके अगर मान लो इसकी ऑक्सीकरण संख्या Cl की निकालनी है आपको, तो इसको कुछ मान लिया जाए। तो अगर आप इसको x माने तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस से हो गया, ये +5 हो गया। तो Cl कितना प्लस और हो कि बीजीय योग 0 हो जाए, 5। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ये +5। तो +5 और +1 बेटा +6 हो गया, और ये -6 हो गया, तो बीजीय योग अपने आप 0 हो गया। तो ये किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या को निर्धारित करने के कुछ नियम थे, जो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें। देखो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने के लिए 9 नियमों का पालन आवश्यक है। ठीक है। सबसे पहला नियम होता है कि किसी मुक्त परमाणु या अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। ये मुक्त परमाणु मतलब जो बिल्कुल अकेले रखा हुआ हो, या अणु H2, N2, O3, P4, H2O कोई भी मॉलिक्यूल है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0। दूसरा नियम है किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या आयन पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होती है। अर्थात जिस पे जितना प्लस होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी प्लस, जिस पे जितना माइनस होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी माइनस हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि किसी बहुपरमाणु आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होती है। अब बहुपरमाणु आयन मतलब वह आयन जिसकी रचना में एक से अधिक परमाणु भाग लेते हैं, बहुपरमाणु आयन कहलाता है। और बहुपरमाणु आयन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है, उसके ऊपर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया हमने, मान लो C2Cr2O7 क्रोमेट है, तो यहाँ पे क्रोमियम के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 7 परमाणु हैं। बताओ, एक से ज्यादा परमाणु इन्वॉल्व हुए कि नहीं इसके अंदर। OH है, 1 माइनस है। CO3 अगर होगा
2 माइनस लगेगा, ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगी। इसके बाद बेटा हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है हाइड्रोजन परमाणु पर उपस्थित ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन जुड़ा किससे। अगर हाइड्रोजन नॉर्मली कहीं भी किसी से भी जुड़ा है सामान्यतः, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 आपको लिखना है। अगर यह हाइड्रोजन किसी धातु से जुड़ा है, धातु से जुड़ने का मतलब आपको बताते हैं, जैसे ये NaH हो गया, तो आपको अब तो पता है कि ये सोडियम क्षार धातु है, तो ये +1 होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन को क्या होना पड़ेगा, -1 होना पड़ेगा। BeH2 है, BeH2 है, तो मान लो बेरिलियम क्षारीय मृदा धातु है, ये +2 होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन को -1 × 2 होना पड़ेगा, -1 × 2, तभी तो वियोग शून्य होगा। इसके बाद जो है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए 4 सब यूनिट बन जाएंगी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है, हर जगह सामान्यतः जहां भी दिखेगा, जैसे ये HCl हो गया, HNO3 हो गया, कहीं भी यह हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। हाइड्राइडो में क्या होगा, सॉरी या हाइड्रोजन क्या कर रहे थे ना, ये हाइड्राइडो में क्या होगा, इसके साथ आ जाएगा। अब मेटल के साथ मान लो NaH है, तो ये आ गया, -1 हो जाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है, कहीं भी होगा तो -2 होगा, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन है इसके साथ। अगर ये पेरोक्साइड का ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। अगर ये OF2 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2। देखो ये अकेला यौगिक अब तक हमको दिखा है जिसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है +2 होगी, मतलब फ्लोरीन के साथ ही जुड़ के अगर कुछ कर रहा है ये, तो वहां धनात्मक हो जाएगा। सुपर ऑक्साइड है KO2, इसका नाम होता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, क्योंकि पोटेशियम इसमें माइनस हो ही नहीं सकता, एक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्षार धातु है, तो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -8। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है, पेरोक्साइडों में -1 होती है, OF2 में +2 होती है और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें क्षार धातु, तो क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा सदैव +1 होती है और क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव +2 होती है। ठीक है, इसके अलावा हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -1 होती है, और जब यह हैलोजन किसी ऑक्सीजन से जुड़ा हो तो वहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 से लेके +7 के बीच में कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद आपको बता दें कि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है, हमेशा 0 होता है। तो आइए कुछ ये नियम को पास करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर आपको निकालना दिखाते हैं कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या को निकाला जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक सपोज करो एक यौगिक मैं ले रहा हूँ Na2Cr2O7, Na2Cr2O7, बेटा इसका नाम होता है सोडियम डाइक्रोमेट। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। अमूमन जो ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाला होता है या जिसकी निकाली जाती है उसके नीचे एक डैश लगा देते हैं। तो इसमें आपको क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना की का बड़ा अजीब किस्सा है। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय एक मेरा मित्र था, जब गुरुजी बोलते थे कि माना की बोलना है, तो जब माना की तो वो बोलता था हम नहीं माना, ऐसे बोलते थे। तो मानना पड़ेगा भाई, निकालना है तो मानना तो पड़ेगा। तो माना कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ये हमने मान लिया x है, और नहीं भी जानते हो तो लिखो, हम जानते हैं कि, क्योंकि जब तक नहीं लिखेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया
कि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। कि किसी यौगिक की यौ से समझ जाएगा ना, यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग ये शून्य होता है, 0। नहीं भी जानते हैं तो लिखिए कि हम जानते हैं, क्योंकि सवाल लगा रहे हैं ना, सवाल में तो लिखना पड़ेगा। माना कि भाई नहीं मानोगे तो आखिर बनबे नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि x ही माने, आप कुछ भी मान सकते हैं जो आपके दिमाग में आपकी सुविधा के हिसाब से हो, जिसको मानने में आपको कोई परेशानी महसूस न हो, उस शब्द का चयन यहाँ पे आप स्वेच्छा से कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो, तो बीजीय योग शून्य होता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 गुणे सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे Cr की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 7 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। इसको शून्य मत मानना, ये ऑक्सीजन है, इसीलिए इसको कोष्टक के अंदर लिखे। तो आओ अब थोड़ा सा बात किया जाए आपसे। ये बेटा, ये सोडियम देखो, सोडियम तो क्षार धातु है ना, तो क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या के लिए नियम अभी बताया था हमने कि क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है, +1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे +1 प्लस 2 गुणे ये Cr का कितना मान है, x, तो ये गुणे की जगह पे x कर दिया, 2x कर दिया, समझ जाएंगे, प्लस 7 गुणे। अब देखो, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या के लिए अभी हम लोगों ने नियम बनाया था कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग क्या हो गया, 0। अब थोड़ा सा गणित आपको यूज करना है। ये क्या हो जाएगा, 2 में +1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा, +2 प्लस 2 गुणे ये क्या है, 2x है, तो ये 2x हो गया, प्लस 7 में 2 का गुणा करो 14 हो जाएगा, -14 बराबर 0। तो ये क्या होगा, यहां से देखें, ये आपका 2x बराबर हो जाएगा, ये 14 माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाएगा, -14 -2, तो 2x बराबर 12 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, +6। इसका मतलब कि इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बेटा कितनी होगी, +6 होगी। तो इतना आपको लगाना पड़ेगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि कोई भी यौगिक देगा, उसमें पूछेगा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताओ। ये चूंकि पहला विधि था, तरीका था, इसलिए हमने इसको अच्छे से लिखा ताकि आप आसानी से समझ जाएं। अभी मान लो हमारे सामने दूसरा प्रश्न आ गया कि KMnO4 में NO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माना कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या कहाँ है, x। मेरी मर्जी थी तो हम x माने, आपकी जो मर्जी, स्वेच्छा से आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लिया Mn की ऑक्सीकरण संख्या को x। अब तुमको जो मानना होगा तुम अपना मानते रहना, जब तुम निकालना तो तुम अपने हिसाब से मानना, हम निकालना है हम अपने हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। तो x y z आप जो भी चाहें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरा पॉइंट ये होगा कि हम जानते हैं कि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें K की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Mn की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 गुणे O की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। क्या कट गया, क्या होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्षार धातु है, तो ये क्या होगा, +1 प्लस Mn का क्या माने हैं, x माने हैं, आप जो माने होंगे आप अपना रखिएगा,
प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का नियम अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, सामान्यतः -2 होती है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से x बराबर निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 8 माइनस 1, तो x बराबर क्या हो गया, +1। इसका मतलब एमएन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, प्लस। बस इतना करना है, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद कुछ और है, जैसे आपको दिखा दें, ये नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो को रोक के यहां देखो, इसको भी मिटाते हैं, ध्यान से देखना है कि H2O8 है, इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो यहां पे क्या कर देंगे, इसको मिटा के यहां पे क्या कर दिया, सल्फर कर दिया। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x मान लिया, और हम जानते हैं कि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से आपको बता दें कि इसका मतलब हो गया 2 गुणे, इधर थोड़ा सा और करके करते हैं, 2 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x है, प्लस 8 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 0। ध्यान से देखना है इसमें। अब देखो, ये हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का नियम आपको अभी अभी बताएं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः +1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे +1 प्लस 2x प्लस 8 गुणे ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, +2 प्लस 2x प्लस -8 बराबर 0। तो 2x बराबर बेटा माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, 8 ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2, हाँ ये -16 हो जाएगा यार, 8 दूना 16, ये तो ये 16 हो गया, 16 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 14 हो जाएगा। ये तो x बराबर 14/2, ये बराबर हो जाएगा +7। ये तो नियम से हो गया, लेकिन यहाँ एक बात ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय हमेशा दिमाग में रखना, जब भी आप ऑक्सीकरण संख्या निकालने जा रहे हैं, ये जरूर निकालने के बाद देख लीजिएगा कि किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो है उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। अगर आता है तो इसका मतलब कि उसके अंदर पेरोक्साइड का ऑक्सीजन मौजूद है। ये बात ध्यान में रखिएगा, नहीं तो ये आंसर ही आपका गलत हो जाएगा। अगर आप +7 निकालेंगे ये आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सल्फर के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये भाई परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। अगर परमाणु क्रमांक 16 है तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या 7 कैसे हो जाएगी? बात समझ रहे हैं? तो बहुत ध्यान से इसको देखना है कि अगर कहीं निकालते समय आपकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक आ रही है, इसका मतलब है कि उसके अंदर पेरोक्साइड का ऑक्सीजन मौजूद है। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, पेरोक्साइड का मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, दोनों की एक एक खाली है, मतलब 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -1 होगी। तो अब यहाँ देखो, 2 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2x प्लस ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन का 2 गुणे -1 और प्लस, अच्छा अब ये बताओ इसमें 8 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का -1 हो गया तो कितने ऑक्सीजन बचे, 6 ऑक्सीजन बचे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुणे -2 बराबर 0। तो अब ये क्या होगा, ये +2 हो गया, हाइड्रोजन का +1 होता है, प्लस 2x प्लस
ये हो जाएगा -2 प्लस ये 6 दूना 12, कितना होगा 6 दूना 12, हाँ ठीक है, -12 बराबर 0, तो माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +2 + 2x प्लस ये 12 और 2 कितना हो गया -14 बराबर 0 हो गया। नहीं देखिए, आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा भाई, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो सारा किया करा खत्म हो जाएगा एकदम। तो यहां देखें, ये 2x बराबर हो जाएगा ये 14 -2, तो ये क्या होगा, ये 2x बराबर ये +12 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा +6 हो जाएगा कि नहीं। तो ये इसकी आंशिक संख्या बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता है कि नियम से क्या होना चाहिए +7 होना चाहिए, लेकिन पेरोक्साइड का ऑक्सीजन मौजूद होने की वजह से ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको हमेशा। तो ये इस तरीके से आप ऑक्सीकरण अपचयन जो है ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, और ये बहुत मददगार होता है। एक बार फिर से आपको बता दें, बहुत आसान है, आसानी से समझ सकते हैं। इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में बांट दो कि किसी भी ऑक्सीकरण संख्या परिकल्पना को पढ़ने के लिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना जरूरी है। और ऑक्सीकरण संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए कुछ नियम को एक बार फिर से देखें। किसी मुक्त परमाणु या अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, पहली बात। अगर अकेला परमाणु है तो 0 होगा, अगर अणु के रूप में है तो भी 0 हो जाएगा। किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या आयन पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होती है, मतलब जिस परमाणु पे जितना प्लस होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी प्लस, और जितना माइनस होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी माइनस हो जाएगी। तो किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या आयन पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होती है। इसके बाद आता है कि अगर आयन एक से ज्यादा परमाणु से मिलकर बना है, बहुपरमाणु का आयन है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर हो जाएगी। जैसे सल्फेट था 2 माइनस हो जाएगा, कार्बोनेट है 2 माइनस हो जाएगा, नाइट्रेट है 1 माइनस हो जाएगा, पेरोक्साइड है 1 माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि बहुपरमाणु का आयन की ऑक्सीकरण संख्या बहुपरमाणु का आयन पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होती है। ठीक है। इसके बाद जो है आपका आ गया था कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः +1 होती है, लेकिन हाइड्राइडों में क्या होगा -1 हो जाएगी। हाइड्राइड कब बनेगा, जब हाइड्रोजन किसी मेटल से जुड़ा हो, धातु से जुड़ा हो, जैसे NaH हो गया, AlH3 हो गया, CaH2 हो गया, BeH2 हो गया, हर जगह हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन प्लस कहाँ होगा, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, हर जगह हाइड्रोजन +1 होगा। हाइड्राइड में केवल -1। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 4 पॉइंट है ऑक्सीजन में, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से रखना। कब कहाँ कितना रखना है ये ध्यान करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2, पेरोक्साइडों में -1 होगा। पेरोक्साइड कब होगा, तो जब 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से एकल बंध से जुड़े हों और दोनों ऑक्सीजन की एक वैलेंसी क्या हो, खाली हो, तो संरचना पेरोक्साइड कहलाती है। आप कैसे जानेंगे कि किसी संरचना के अंदर पेरोक्साइड है, तो यदि अगर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं और किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाती है, तो आप समझ लीजिए उसके अंदर पेरोक्साइड का ऑक्सीजन मौजूद है। तो उस परिस्थिति में ऑक्सीजन को आप कैसे दिखाएंगे, -1 से दिखाएंगे। तो एक पेरोक्साइड का ऑक्सीजन दिखाने के लिए आपको 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना लिखना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा, जैसे इसमें हमने लिख के दिखाया। ठीक है। इसके बाद होता है क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या, याद कर लो यार, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। फ्रेंसियम है तो रेडियो एक्टिव है, हटा दो। ये कहीं भी रहेंगे, इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1। क्षारीय मृदा धातु है, कहीं भी रहेगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +2 होगी। और अंत में हम बात करें तो हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -1 होती है, लेकिन जब यह हैलोजन ऑक्सीजन से सीधे जुड़े हो तो वहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 से +7 के बीच में कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है। ठीक है। तो ये आपके दिमाग में
अच्छी तरह से उम्मीद है कि हो गया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। और इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम लोग आक्सीकरण संख्या के हिसाब से जो आक्सीकरण अपचयन की परिकल्पना है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।